भाई बाकी लोगों को मैसेज करो वापस आए। जनाब आ गए आप लोग? अभी 7 आदमी जी आए। सर। सर आ गए। जी सर। आ गए सर। अच्छा 7 आदमी, पूरी क्लास हो गई है? 1/3 भी नहीं हो रहे। चलो भाई तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ये HSC लीड में आपको याद होगा जब मैंने आपको अपना एक जाती तजर्बा बताया था कि लास्ट आवर में हम काम करते थे, तो वो एक कनाडा से एक्सपर्ट आया था, उसने हमें बताया कि जी आप बिल्डिंग की ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं और लोगों को इवैक्यूएशन टाइम उसके हिसाब से निकाला जाता है। तो ये भी HSC लीड की जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर हैं, जैसे कि हमारी एक स्टूडेंट बता रही थी कि वो किसी बैंक में काम करती हैं, अब उस बैंक की इवैक्यूएशन की जो प्लानिंग होगी, उसके लिए पहले उस बिल्डिंग की ऑक्सीजन कैलकुलेट की जाएगी कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, अगर खुदा ना खास्ता स्मोक आग लगती है, स्मोक आता है, तो कितनी देर में वो ऑक्सीजन खत्म होगी। और उसी हिसाब से फिर टाइम प्लान किया जाता है कि अगर ऑक्सीजन के 5 मिनट के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जो लोग रह जाएंगे पीछे वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो आप अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं फायर ड्रिल बार बार करके। इवैक्यूएशन के लिए अगर आपके पास स्टेयर्स कम है तो एक आध एक्स्ट्रा स्टेयर बनाते हैं उसके अंदर लोगों को, ताकि आप टाइमली निकाल सकें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के अंदर आप उठा के किसी भी किताब में पढ़ लें, कहीं जाके सर्च कर लें, NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका, जो भी आप कह लें इसको, इसके स्टैंडर्ड पूरी दुनिया फॉलो करती है। मतलब NFPA 68 यहाँ अप्लाई होता है, ये आप काम करने जा रहे हैं तो आप NFPA का स्टैंडर्ड देखते हैं। जिस तरीके से आप ISO का स्टैंडर्ड पैसे देके खरीदते हैं, इस तरीके से आपको NFPA के स्टैंडर्ड भी पैसे देके खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, वहां तो हमारे यहाँ का ये सिस्टम नहीं है ना, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी के तरीके से, KDA के तरीके से कोई भी आया, आपने जैसा भी नक्शा बनाया उन्होंने, वो तो एक एक बिल्डिंग को अप्रूव करने से पहले फायर प्रोटेक्शन पूरी देखी जाती है और पूरा एग्जिट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा यहाँ ये बात करने का मकसद ये है, 2016 की फिगर देख रहा था, ये 4-5 साल पुरानी फिगर है। न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर इतनी पाबंदियों के बावजूद, हर कोड के फॉलो होने के बावजूद, आग लगने से 500 डेथ हुई हैं। सिर्फ एक न्यूयॉर्क स्टेट का नंबर बता रहा हूँ आपको। बाकी स्टेट के जो नंबर अगर आप मिला लें तो अमेरिका में इतनी तमाम सख्तियों के बावजूद, तो ये एक ऐसी चीज होती है आग के, आपको करना पड़ता है, उसके लिए सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं बिल्डिंग के लिए, लेकिन उसके तमाम उसके बावजूद भी आग लगती है, उसके बावजूद भी कैजुअलिटीज होती है। तो ये आपको कैलकुलेशन एक टेक्निकल होती है, मैं अभी आपको यहाँ नहीं समझा सकता कि कैसे टेक्निकल बिल्डिंग की ऑक्सीजन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए बाद औक़ात ये भी होता है कि जो बिल्डिंग के अंदर फैन लगाए जाते हैं ना, फ्रेश एयर को इंडक्ट करने के लिए, जो AC बिल्डिंग्स होती हैं ना उसके अंदर लगाए जाते हैं, उनको हमें बंद करना पड़ता है। फायर, ये भी एक फायर प्रोटेक्शन की एक वो होती है कि ये ना हो कि आग लगी हुई और हवा जो है उसको और बढ़ा रही हो, तो ये सब चीजें एक हिस्सा होती है।
अब फिर अगेन वही बात है कि आपको फायर ड्रिल्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अभी जब मैं आपके जवाब देख रहा था मिड टर्म के, जो मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात थी वो ये थी कि बाज़ लोगों ने लिखा कि हम 6 महीने में 1 दफ़ा फायर ड्रिल करते हैं, किसी ने लिखा 3 महीने में। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, जो हमने पढ़ा है एचएससी के अंदर, कि एक फायर ड्रिल 3 महीने में आपको करना ज़रूरी है। अब जो उन्होंने फैक्ट्री की मिसाल दी थी, जो साहब अभी प्रेज़ेंटेशन के अंदर किसी ने दी थी कि जी, हम नाइट में भी करते हैं और दिन में भी करते हैं, उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी, दैट इज़ वेरी गुड अगर वो कर रहे हैं। लेकिन जो है वो ये 3 महीने में 1 ड्रिल का होना ये ज़रूरी है। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर आपके बिल्डिंग के अंदर कोई बंदा कार्डिक पेशेंट है या कोई स्पेशल है, किसी को कोई पैर का मसला है, हाथ का मसला है या कोई प्रेग्नेंट औरत आपके ऊपर है, तो ये जो उस बिल्डिंग का इंचार्ज होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जिस फ्लोर पे इस तरह के लोग हों, वहाँ पे हर बंदे के साथ एक बंदा असाइन करता है वो। यानी अगर कोई बंदा है जो कि अल्लाह ना करे किसी को पोलियो है, वो क्रचेज़ के ऊपर चलता है, किसी तकलीफ से वो चलता है, तो आप उसके साथ एक बंदा असाइन करेंगे कि इन केस ऑफ फायर ड्रिल, और बल्कि एक नहीं 2 करने पड़ते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि जैसे फायर ड्रिल अनाउंस हो या अल्लाह ना करे आग लगे, तो उस बंदे का जो प्रोटेक्टर हम उसे कहते हैं, अपनी इस्तिलाह में प्रोटेक्टर भी मौजूद हो। तो आप 2 बंदों को असाइन करते हैं कि नंबर 1 आप हैं, नंबर 2 आप हैं, कि इस आदमी के साथ आप हैं। फिर अगर किसी की आपकी कार्डिक हिस्ट्री है और वो बंदा पैनिक कर सकता है, तो उसके साथ भी आप इसी तरीके से उसके फ्लोर पे 2 बंदे अपॉइंट करते हैं कि जी आपने इसको सेफली इवैक्यूएट करवाना है। और अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है तो उसके हवाले से कर दें। फिर उसके बाद हेड काउंट जो होता है, हर फ्लोर का जो एक मॉनिटर होता है, उसको अपनी एक जगह असाइन होती है कि फायर ड्रिल की सूरत में ये फ्लोर इस जगह आके खड़ा होगा, वो अपने जितने भी अटेंडेंस पूरी अपनी हेड काउंट पूरी करता है। ये नहीं कोई साहब टॉयलेट में सोते रह गए, तो आपको प्रॉब्लम हो। तो ये सारी एचएससी लीड वाले की ज़िम्मेदारी बनती है, वो आगे करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, बट जी, बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका माइक खराब है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आपके साथी सुन रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता। मुझे नहीं आ रही है आपकी आवाज़। बड़ी जो इदारे होते हैं ना, जैसे कि मैंने शेल की मिसाल दी है, और किसी बड़े आप एंग्रो की मिसाल ले लें, एंग्रो के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, उनमें एक मेन पर्सन जो होता है वो एचएससी का लीड हेड ऑफिस में होता है, और उसके जो नॉमिनीज होते हैं, एचएससी ऑफिसर्स कह लें, या जो लोगों को वो हायर करता है अपनी हेल्प के लिए, वो फैक्ट्रीज के अंदर होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। फर्टिलिटीज का जो है ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होती है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरी कंपनी के साथ शेयर किया जाता है कि हम हमारी कंपनी में फलानी जगह ये वाक़या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसके ये रीज़न थे, सारे लिख के, ताकि आइंदा के लिए आप उस चीज़ से बच सकें। यही चीज़ हर एक्सीडेंट के साथ होती है, हर एक्सीडेंट के अंदर जो है लेसन लर्न के एक कम्युनिकेशन इश्यू किया जाता है, जो तमाम कंपनी के अंदर जाता है कि जी फलानी जगह ये वाक़या हुआ। अभी आपको याद होगा 2016 की बात है शायद, 16 या 17, रमज़ानों के दिन थे, शेल पाकिस्तान की एक गाड़ी जो है पेट्रोल लेके कराची से निकली, और सदर्न पंजाब में एक जगह वो उलट गई। अब कोई कहता है कि जी ब्रेक लगने से थोड़ी उसके आगे गधा गाड़ी आ गई थी, व्हाटएवर, वो गाड़ी उलट के खेत में जा पड़ी, उसे पेट्रोल बहना शुरू हो गया, लोग जो थे मस्जिदों से ऐलानात हुए। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि जी वो फ्री का तेल मिल रहा है और आप लेके आ जाएँ। वहाँ पे जो है रमज़ानों के दिन थे, लोग अपने घर से पतीलियाँ, बर्तन लेके आ गए, और समहाउ और द अदर एक स्पार्क को आग लगी और 260 आदमी उसके अंदर मर गए। अब ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसने सबको हिला के रख दिया। तमाम लोगों ने अपना एक सिस्टम किया, उसको समझा आपने कि भई ये वाक़या एक के साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये एक लेसन लर्न था। अब उसकी क्या बैकग्राउंड था, मैं इस वक़्त यहाँ नहीं जा सकता। जी, फैसल जी बोलें?
सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर उसके बाद ये तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद इसी तरह का एक और वाकया हुआ था, उसमें पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था सर। कोई वो आ लेसन गई थी लर्न। और उसने फिर देखिए उसमें ये हुआ था कि उसने मोटरवे किसी को पुलिस भी जो आगे थी आने नहीं ना, दिया था। वहां पे मोटरवे पुलिस आई नहीं, उसने कॉर्डन ऑफ ही नहीं किया। अब वो टाइम ऐसा था कि सहरी के बाद का टाइम था, हर आदमी रोजा रख के सो रहा था, ये जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उन्होंने आके कॉर्डन ऑफ नहीं किया। अब इसमें मैं क्या कहूँ कि अगर मस्जिद से कोई ऐलान करे ये कि जी पेट्रोल बह रहा है, जाके बर्तन लेके जाओ और कनस्तर लेके जाओ और पेट्रोल लूट लो, तो ये फिर शो करता है ना कि हमारे अखलाकी मेयार क्या हैं। उसके बाद ये वाकया सिंध में हुआ था जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, और यहाँ पे जो, हालांकि सिंध की मोटरवे पुलिस इतनी एक्टिव नहीं है पंजाब के मुकाबले में या इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने इसको कंट्रोल करके कॉर्डन ऑफ कर दिया था। और जब तक के सारा वो फिर दूसरी गाड़ी आई उसके अंदर उसको खाली किया गया पंप लगा के, सेफली उसको खाली किया गया। तो ये एक लेसन लर्न होते हैं। हाँ। सारी एचएससी लीड की जिम्मेदारी होती है। अच्छा जनाब, ये प्रेजेंटेशन तो अब हो गई खत्म। अब मैं आपके साथ अगर आपके कोई सवाल हैं तो बताएं, वरना आज इसको यहाँ खत्म करते हैं। आज मेरा भी मूड खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों, आज दिल नहीं चाह रहा आगे पढ़ने को, पढ़ाने को, क्योंकि आप लोग जब भाग जाते हो ना मेरा बड़ा दिल दुखता है। क्लास शुरू होती है, 20-21 आदमी होते हैं, रफ्ता रफ्ता लोगों को अपनी प्रायोरिटीज जो है बदल जाती हैं जिंदगी के अंदर, और वो कहते हैं कि छोड़ो जी, जय साहब तो बोलते रहते हैं, इनको बोलने दो और हम अब आगे चले जनाब। अच्छा ये, अब आपके आधे लोग मौजूद हैं आधे नहीं मौजूद हैं, मैं आपको ये बता दूं अभी एक बात फिर, एट द पॉइंट ऑफ रिपीटेशन। आज आप में से एक यूनिवर्सिटी आई भी थी एसपी कैंपस, उनसे भी मैंने ये बात कही और अभी फिर मैं दोहरा रहा हूँ। देखिए मैंने सबकी मुखालफत लेके, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो सब ये कह रहे थे कि आखिरी 3 क्लासे 1 मार्च से जो है यूनिवर्सिटी खुल रही है, आप 3 क्लासे फिजिकल करें और इनका पेपर जो है यहाँ बुला के लें। ये आपके तमाम प्रोफेसर हजरात की राय थी जो आपको पढ़ा रहे हैं। अभी मंगल के दिन हमारी फैकल्टी रिसर्च कमेटी थी, उसके अंदर मैंने स्टैंड लिया इस बात के ऊपर कि नहीं, हमने 10-12 क्लासे इनको ऑनलाइन पढ़ाई हैं, हमें आखिरी 3 क्लासे फिजिकल करने से, इनको बुला के यहाँ करने से, उसके बाद फिजिकल इम्तहान लेना स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती है, हमें ये नहीं करना चाहिए। और डीन ने मेरी बात मान ली है और ये आपके इम्तहानात जो हैं ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन अब मेरी इज्जत रख लेना, ये काम ना करना जो कि आपने मिड टर्म में किया है, खुदा के वास्ते। मैं, आप यकीन सर करेंगे ना, थैंक यू मैं सर, कभी किसी बहुत का बहुत नाम लेके शुक्रिया आपका। तारीफ नहीं करता, जी सर, थैंक यू। मैं कभी किसी का नाम लेके तारीफ नहीं करता, लेकिन आप यकीन करें कि मैं एहसन खटक से ज्यादा गनी सुभान की इज्जत करता हूँ। क्यों? कि गनी सुभान ने अपना पेपर खुद किया, गलत किया, सही किया, उसके 18 नंबर, जिन लोगों ने 25 या 26 नंबर लिए, मेरी नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। रिस्पेक्ट जो होती है ना वो अर्न की जाती है, आपको मिलती नहीं है। शेर की एक दिन की जिंदगी। उसने गलतियां की हैं, मैं उसके इस जज्बे की तारीफ करता हूं कि उसने, उसके पास भी मौका था, किसी दोस्त को फोन करता, एहसन के घर चला जाता कि जो तू लिख रहा है मुझे भी छपवा दे, ये हो सकता था। मेरे अंडर ग्रेजुएट ने ये किया है, जिनको अंडर ग्रेजुएट को मैंने पढ़ाया और मैंने पकड़ भी लिया उसको। लेकिन मैं नाम लेके तारीफ कर रहा हूँ कि अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए, बुराई अगर किसी की आपके सामने आए तो उसको आप छुपा लें। उसने ये जो काम किया है मेरे दिल में, जिंदगी में अगर कोई मुझसे कोई पूछेगा ना कि गनी सुभान कैसा आदमी है, मैं कहूंगा यार बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। एक उसके इस एक पेपर को पढ़ने के बाद मेरे दिल में उसकी इतनी इज्जत बढ़ गई। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए ये नंबर जो होते हैं ना इमटेरियल होते हैं। बखुदा आप ए ग्रेड लेके आए या आप A1 लेके आए या आप बी लेके आए या B+ लेके आए, जो इज्जत आपने जिंदगी में कमा ली ना, वही असल चीज होती है कि आपने क्या कमाया है। तो अपनी मेहनत से पेपर करें, आप यकीन करें, आई एम ए वेरी लिबरल टीचर। मैं मार्किंग के अंदर मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि जिनको नंबर काट के रूहानी तस्कीन मिलती है, अजियत पसंद होते हैं कि लोगों को कम नंबर दे के, नहीं, मुझे नंबर दे के खुशी होती है। कुछ करने का मौका दें आप करें। और मैं यही दरख्वास्त करूंगा आपसे कि मैंने आप लोगों की खातिर लड़ाई लड़ के ये करवाया है आपको ऑनलाइन। और डॉक्टर ओसामा भी कह रहे थे कि सर ये आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा भैया।
हर आदमी की अपनी राय होती, मेरी अपनी एक राय है। मैं इंसान की इंसानियत में, उसकी अच्छाई में यकीन रखता हूँ कि मेरा ये ईमान है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है। कभी-कभी कोई एक लम्हा ऐसा आता है जो उसको बहका देता है, बुराई की तरफ माइल कर देता है। तो ठीक है, वो होता है ज़िंदगी के अंदर, हम सबके साथ होता है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं, अब ख़त्म कर रहा हूँ मैं। मेरी भी आज कुछ तबीयत सही नहीं है, तो ठीक है जी, लास्ट लेक्चर, अगला लेक्चर जो आखिरी लेक्चर है, उसमें मैं 1-2 जो टॉपिक रह गए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और ख़त्म कर दूँगा। मुझे ये लग रहा है कि जो मैं सब्जेक्ट करना चाह रहा था आपके साथ, वो बहुत लंबा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी का, उसके लिए 1 सेमेस्टर पूरा पढ़ाना पड़ेगा आपको दोबारा। लेकिन खैर, जो जी सर, है, ऐसा ही है। और मैं नहीं समझता कि अगले सेमेस्टर में आपकी कोई क्लास लूँगा, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई हैं। तो मैं अपना टीचिंग का लोड कुछ कम करूँगा, तो हो सकता है आखिरी क्लास कल जो मेरे साथ नेक्स्ट क्लास जो आपके साथ हो नेक्स्ट वीक, वो मेरी आखिरी क्लास हो। और फिर आप लोगों से पता नहीं वास्ता पड़े ना पड़े। एनीवे, तो सर आप तैयारी करें। आपने देखा होगा, मैंने कोई पेपर इतना कोई मुश्किल, इतना टफ नहीं बनाया था। कोशिश की थी कि जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, वही चीज़ें मैं आपके साथ दोबारा आपसे मैं पूछ लूँ। अब मैं क्या कहूँ उसके अंदर? एनीवे, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए प्लीज़ ये ना कीजिएगा और मुझे शर्मिंदा ना कीजिएगा। ठीक है जी? अगर आप में से किसी का कोई सवाल है फाइनल्स के हवाले से, तो मुझसे अभी पूछ लें। मैं बताने के लिए तैयार हूँ। पेपर तो मैं आउट नहीं कर सकता आपको। जी जनाब। नहीं सर, बस थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा भी ये लास्ट सेमेस्टर है सर। अच्छा, इसके बाद आप डिग्री मिल जाएगी आपको? इंशाल्लाह सर, बिल्कुल सर। मैं तो सर हैरान हूँ मेरा यार, भी आपके लास्ट है सर। आजकल की ये जो सर जो हमारा भी लास्ट सेमेस्टर है, इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर। इंशाल्लाह सर, हमारा भी लास्ट है। ओके। नहीं, मैं हैरान हूँ। मैं आजकल जिस तरह की मेल्स मेरे पास आ रही है ना, एक बैच जो पास आउट होकर निकल चुका है इलेक्ट्रिकल का, जिस तरह की वो मेल्स लिख रहे हैं, अगर किसी के ट्रांसक्रिप्ट में कोई डिले हो गया, भाई मेरा क्या ताल्लुक है? ये एग्जामिनेशन वालों का काम है। वो मुझे धमकी आमेज मेल लिख रहे हैं कि हम एचईसी में आपकी शिकायत करेंगे, हम वीसी को आपकी शिकायत करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आपके खिलाफ लिखेंगे। ओ भाई, ट्रांसक्रिप्ट इशू करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपने आके दरख्वास्त दी, मैंने आगे भेज दी, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके भेज दिए। अगर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया है, आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को मेल लिखो। मुझे क्यों धमकियां दे रहे हो? मतलब मुझे धमकी आमेज मेल आ रही हैं, और वो लड़के वो हैं जो कि एमएस करके निकल चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट उन्होंने कर लिए हैं। और जिस तरह की वो अंग्रेजी लिख रहे होते हैं, बखुदा मुझे तो ताज्जुब होता है कि उनकी इंग्लिश देख के कि ये इन्होंने मतलब एमएस किया भी है या नहीं किया है। एक ईमेल में 17 गलतियां मैं पकड़ता हूँ। चलें, वो मैं इसमें बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन आप कम से कम ये देख तो लें कि आप मेल किसको लिख रहे हैं। एक टीचर को रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे आप मैसेज करके या फ़ोन करके आप कहें कि मेरा फलाना काम नहीं हुआ, जिस टीचर का उस काम से कोई ताल्लुक ना हो। ये फिर मैं यही कहूँगा ना कि घरों की तरबियत में कोई कमी रह गई है। यही कह सकता हूँ मैं, और तो कुछ नहीं कह सकता। मैं हैरान हुआ हूँ कि वो लड़के जो कि मास्टर्स करके जा चुके हैं, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आज मुझे 3 ईमेल आई हैं, और वो एक ही ग्रुप है। एक ने पहले पीएम पोर्टल पे शिकायत की थी, उसको मैंने उसके घर तक पहुँचाया ना, फिर वो आया माफ़ी माँग के, माफ़ीनामा दे के। एक टीचर से बदतमीज़ी की उसने, एकेडमिक अफ़सर से बदतमीज़ी की उसने। फिर जब मैंने स्टैंड लिया, मैंने वीसी को कहा कि पीएम पोर्टल कहे या कोई भी कहे, इसको तो मैं डिग्री कैंसल कराऊँगा इसकी। जब मैंने ये स्टैंड लिया, उसको पता चल गया कि ये पीछे नहीं हट रहा, वो आके माफ़ीनामा दे के पैर पकड़ के वो गया वहाँ से। अब उसी के बैच के बाकी लोग जो हैं, भाई अगर मुझे बताइए, आपका ट्रांसक्रिप्ट इश्यू हुआ है, फुरकान साहब का ट्रांसक्रिप्ट इश्यू हुआ है। एक ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, एक पेपर के अंदर अगर एक वर्ड की स्पेलिंग, फर्ज़ करें एडवांस पावर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, अगर पावर की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसमें डॉक्टर ज़ैदी का क्या कसूर है? डॉक्टर उसामा का क्या कसूर है? अब अगर कोई आपका कसूर नहीं गलत है इश्यू, सर। अगर गलत इश्यू हो गई, आप, मैं यही कर सकता हूँ कि आप मुझे भिजवाएँ। जो यूनिवर्सिटी का तरीक़ाकार है वो ये है कि ओरिजिनल आप जमा कराओगे, मैं उस ओरिजिनल को भिजवाऊँगा एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को, एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट नया इश्यू करेगा। जब आ जाएगा सिटी कैंपस में, आपको फ़ोन करके बुलाऊँगा, मैं आपके हवाले कर दूँगा। मैं तो यही कर सकता हूँ ना। जिसने, अच्छा, इसलिए मैं ये काम करता हूँ कि भई सिटी कैंपस, मेन मदीनतुल हिकमा जो है इतनी दूर है कि आम बच्चा नहीं जा सकता, तो मैं तो फैसिलिटेट कर रहा हूँ आपको। उसका ये मतलब है कि आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे मेरे खिलाफ लिखें,
कि जी मैंने पास किए मुझे इतने दिन हो गए, मेरा ट्रांसक्रिप्ट इश्यू करने में 30 दिन का टाइम है एज़ पर रूल, इन्होंने 40 दिन लगा दिए, ये मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे हैरेस किया जा रहा है, इस तरह के अल्फाज लिखे जाते हैं। तो मैं तो फिर हैरान ही होऊँगा कि भाई इन लोगों के घर की तरबियत क्या है, कहाँ से इन्होंने पढ़ा है, क्या किया है, ये जानते हुए भी कि सिस्टम इस काम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है या उसामा का कोई ताल्लुक नहीं है, एकेडमिक अफ़सर का कोई नहीं है। ठीक है, गलती इंसान से होती है, उसूली तौर पे ये नहीं होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को ये अब तो इतनी तरक्की हो चुकी है सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर इतनी हो चुकी है कि कोई ट्रांसक्रिप्ट सब्जेक्ट के नाम पढ़े हुए हों, वहीं से वो उठ के आए, कोई स्पेलिंग की गलती ना हो। टाइपिंग करने का ये होना ही नहीं चाहिए ना कि ये गलती हो गई है। लेकिन उस बुनियाद की वो बना के और आप जो धमकियाँ दें कि जी मैं आपको जो एचईसी के चेयरमैन को आपके खिलाफ लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो मैं उसको यही जवाब दे सकता हूँ कि भाई जिसको तूने लिखना है लिख ले। क्योंकि जो मेरा मुझसे कोई तरह कोई ताल्लुक नहीं है, एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की गलती के लिए तू अगर लिखना चाहता है तो जहाँ से तू तालीम हासिल करके गया है 2 साल अगर उस इदारे को तू बदनाम करना चाहता है तो कर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे पता चल गया कि तेरे घर का माहौल कैसा है, तेरे वालिदैन ने तेरी कैसी तरबियत की है। मैं अपने हर स्टूडेंट को एक बात कहता हूँ, कि जब तुम्हारे मुँह से अल्फ़ाज़ निकलते हैं ना, तो यू गिव अवे योर फादर ब्लड, योर मदर्स मिल्क। तो माँ ने दूध कैसा पिलाया, बाप ने तुम्हें का खून किया है तुम्हारा। तो अल्फ़ाज़ तुम्हारे बता देते हैं कि तुम क्या चीज़ हो। और आखिरी बात इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ कि देखिए अब ये स्प्रिंग सेमेस्टर शुरू हो रहा है। अ, हमदर्द यूनिवर्सिटी की एक जो मुझे कमी महसूस हुई है, 4-5 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, वो ये है कि ये इनकी रीच जो है ना स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को, वो बहुत पुअर है। यानी सोशल मीडिया का सब इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जैसे पीएसएल चल रही थी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने स्ट्रीमर लगाए हुए थे, माजू ने स्ट्रीमर लगाया हुआ था, पैनल लगाया हुआ था, इन्होंने लगाया हुआ था, इक़रा वालों ने लगाया हुआ था, लोगों को मेलें भेज रहे हैं, फेसबुक पे, गूगल पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके हल्का अहबाब में कुछ लोग हों, तो अनकरीब हम लोग अभी करने वाले हैं गेट टेस्ट इसी महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम के दौरान करेंगे, एग्ज़ाम के बाद करेंगे और 15 अप्रैल से हमने नया सेशन शुरू करना है। तो अगर आपके हल्का अहबाब में कोई लोग हों, तो उनको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा ताकि वो हमसे राब्ता करें, एडमिशन ऑफ़िस से या हमसे ताकि बात बन सके। ठीक है जनाब, अगर किसी को कुछ कहना है तो ठीक कहिए है सर, वरना मैं बहुत हो लॉग गया। आउट ठीक करूँ। है सर। ओके सर, बस ये पूछना था फुरकान, मैं कर रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी लास्ट क्लास है। आखिरी क्लास है आपकी, उसके अंदर जो है उसके बाद आपका इम्तिहान होगा, बस। चलें ठीक है सर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। और फुरकान आपके 2 नंबर इसमें मिड टर्म में शामिल थैंक नहीं, यू। वो मैंने आपको बाद में देने हैं। लेकिन अगर आपने फाइनल अच्छा किया, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा 2 नंबरों की, मॉनिटर वाले। सर इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, ज़रूरत ही ना हाँ, पड़े। कोशिश करो कि उन नंबरों की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? जज़ाकल्लाह ओके, ओके, खुदा हाफ़िज़। सर। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह शक्ल हाफ़िज़। आला? ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। कट वालेकुम कर दो सलाम, यार। क्या हाल है? खत्म हो गई, वही भी खत्म की है।